बाद रूस का फिनलैंड पर निशाना। रूसी सेना की टुकड़ी फिनलैंड रवाना। क्या अगली तबाही फिनलैंड में होने वाली? फिनलैंड के नेटो प्रेम ने पुतिन का पारा हाई कर दिया है। फिनलैंड के फैसले ने रूस को वही मौका दे दिया है जिस मौके ने यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना के कहर का अगला शिकार फिनलैंड हो सकता है, यानी यूक्रेन के बाद फिनलैंड वो देश हो सकता है जहां रूसी सेना अपने बारूदी हमले से तबाही मचा सकती है। और ऐसा महज इसलिए, लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान भी कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और मई के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। यही वजह है कि पुतिन तिल मिलाए हुए हैं। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी, जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देशों का कुछ महीने से नेटो की तरफ झुकाव देखा गया है। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। रूस की सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-24, Mi-28N और Ka-52 बम गिरा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान यूक्रेन के सैन्य वाहन पर हमले कर रहे हैं। ये दावा रूस की सेना ने किए हैं। एक के बाद एक रूस के हेलीकॉप्टर किस तरीके से सैन्य वाहनों पर बम बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, उसका वीडियो आप देखिए। रूस की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है जिसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि Mi-24, Mi-28N और Ka-52 हेलीकॉप्टर जो है वो बम बरसाते हुए सैन्य वाहनों पर यूक्रेन के सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं रूस की तरफ से। और ये लगातार बमबारी रूस की तरफ से जारी है। कई इलाकों पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी है और अब ये बड़ा दावा रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है इस वीडियो के जरिए कि किस तरीके से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को हमने तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। ये वीडियो जो कि खुद रूस की तरफ से जारी किया गया है, इससे पहले भी कई वीडियोस के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। तो पुतिन की सेना भले ही कुछ इलाकों से लौट गई हो, लेकिन कई जगह पर अभी भी भीषण जंग लगातार जारी है और कई जगह पर रूस की सेना का करीब करीब पूरा कब्जा हो चुका है। मैप के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से शहर हैं जहां पर रूसी सेना इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ये देखिए पूरा का पूरा यूक्रेन मैप सामने आ चुका है और ये तमाम ऐसे शहर इलाके हैं जहां पर रूस की सेना इस वक्त मजबूत स्थिति में है, यानी कि होल्ड रूस की सेना का यहां पर इन इलाकों पर है। सबसे पहले खार्किव शहर, जहां पर शुरुआत में ही रूस की सेना ने बम बरसाए थे, हमला यहां पर किया था। फिर आगे बढ़ती हुई रूस की सेना लुहांस्क पहुंची, डोनबास पहुंची, डोनेस्क पहुंची, मारिउपोल शहर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 80 से 90% ऐसी इमारतें हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। फिर उसके बाद खैरसोन इलाके पर भी रूस की सेना ने कब्जा किया है। मिकोलेव ये ऐसे शहर है जहां पर रूस की सेना ताबड़तोड़ बम बरसाते हुए, मिसाइल दागती हुई, और ऐसे में यहीं पर रूस की सेना का सबसे ज्यादा मजबूत आधार बताया जा रहा है और इसी के तहत रूस की सेना लगातार दबाव बनाती हुई ज़ेलेंस्की पर नजर आ रही है। यूक्रेन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश इस लिहाज से की जा रही है कि अगर आपके इतने महत्वपूर्ण शहर हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं तो फिर ऐसे में अब यूक्रेन को हमारी शर्तें माननी होगी। लेकिन दो टूक ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि ना तो हम रुकेंगे ना तो हम थमेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश जिस तरीके से मदद पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब हथियारों का जो जखीरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल फिलहाल में जर्मनी की तरफ
से भी मदद पहुंचाई गई है, टैंक भेजे गए हैं पोलैंड के रास्ते। और ऐसे में अब अमेरिका, जर्मनी और तमाम ऐसे देश अगर मदद कर रहे हैं तो ऐसे में अब यूक्रेन ये मान सका है कि हम पुरजोर तरीके से रूस को खदेड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस की भीषण बमबारी लगातार जारी है। रूस ने खार्किव में भारी भरकम बम बरसाए हैं। बम की आवाज से पूरा शहर कांप उठा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई है, सफेद धुआं दूर तक फैल गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सफेद रंग का ये धुएं का गुब्बार जो कि चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। भारी भरकम बम यहां पर बरसाए गए हैं क्योंकि बमबारी पहले दिन से ही लगातार जारी है। खार्किव शहर की ये तस्वीर आप देखिए जहां पर अब रूस की सेना पुरजोर तरीके से हावी होती हुई यूक्रेन पर। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई थी तब यह माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में रूस के शक्तिशाली हथियारों के आगे यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को करीब 50 दिन हो चुके हैं और जंग अब तक भीषण बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो यूक्रेन के लिए संजीवनी का काम कर रही है और वो कौन सी नीति है जिसके बूते यूक्रेन युद्ध में अब तक बना हुआ है। इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। जो रूस इस मुगालते में था कि वो चंद दिनों के भीतर यूक्रेन को धूल में मिला देगा, वही यूक्रेन इन देशों के रक्षा कवच के बूते न सिर्फ युद्ध में टिका हुआ है बल्कि रूस को कई मोर्चों पर बराबर की टक्कर दे रहा है। यूक्रेन को भेजी गई मदद की ताजा तस्वीरें पोलैंड से आई हैं, जहां जर्मनी के टैंक मालगाड़ियों के जरिए यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। हावित्जर तोपों की ये कतार रूस से लोहा लेने के लिए पोलैंड की धरती पर पहुंची है, जहां से सीधे ये टैंक यूक्रेन रवाना कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के लिए जर्मनी से आई ये मदद कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए हावित्जर की खासियत समझनी होगी। इन तोपों को दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। तोप की मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता इतनी नहीं है। जंग की स्थिति में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है। ये तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये तोप बेहद भरोसेमंद और मजबूत है। इसे मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ये तोप खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर सकती है। जर्मनी की ही तरह यूरोपीय देश स्लोवाकिया भी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेज चुका है। हालांकि स्लोवाकिया के पीएम ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि इनका मकसद यूक्रेन के नागरिकों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. इससे पहले चेक रिपब्लिक भी यूक्रेन को T-72 टैंकों की मदद भेज चुका है। चेक रिपब्लिक का यह भी कहना है कि भविष्य में भी यूक्रेन को जरूरत के मुताबिक हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि चेक रिपब्लिक यूक्रेन को हल्के और भारी दोनों ही तरह के हथियारों की सप्लाई करना जारी रखेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जिस T-72 टैंक को यूक्रेन भेजा है वो कितना घातक साबित हो सकता है। ये टैंक बेहद हल्के होते हैं। इन टैंकों से 780 हॉर्स पावर पैदा होती है। ये न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इन टैंकों से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैकर के चलते ये दुश्मन टैंकों को ट्रैक भी कर सकता है।
वहीं चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक यूक्रेन को $45 मिलियन की कीमत का मिलिट्री से जुड़ा साजो सामान यूक्रेन पहुंचाया जा चुका है। उधर नेटो के ही सदस्य देश एस्टोनिया ने भी D-30 हावित्जर तोपों की खेप यूक्रेन भेज दी है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने बॉडी आर्मर समेत युद्ध से जुड़े दूसरे साजो सामान भी भेजे हैं। उधर अमेरिका की तरफ से भी लगातार यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हथियारों की जो खेप भेज रहा है उसकी कीमत 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस मदद के तहत यूक्रेन को गोला बारूद के साथ बॉडी आर्मर भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल और हावित्जर तोपों की बड़ी खेप भी यूक्रेन को मिलने जा रही है। जाहिर है पश्चिमी देश और यूरोप जिस तरह से लगातार यूक्रेन को मदद देने में जुटे हुए हैं, उससे इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी रूस की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद का ये रक्षा कवच जंग में उसके टिके रहने की ताकत बन रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को ध्वस्त कर दिया है। इसमें कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरीके से करारा जवाब रूस को मिल रहा है। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह पूरा का पूरा टैंक जो है नष्ट होता हुआ, आग के गोले में तब्दील होता हुआ। इस टैंक पर कई सैनिक सवार थे जो कि मारे गए हैं इस हमले में। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि इस टैंक के साथ साथ कई रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं। लगातार पुरजोर तरीके से हमले यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में एक बड़ा झटका रूस को मिला है। ये बड़ा टैंक, शक्तिशाली टैंक जो कि लगातार हमले तेज करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसी टैंक पर कई सैनिक भी सवार थे जो कि मौत के घाट उतार दिए गए हैं इस हमले में। और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमले को नरसंहार बताया, तो पुतिन ने दो टूक कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश दखल ना दे। जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में नरसंहार के और सबूत मिले हैं, तो पुतिन ने फिर कहा कि दखल का अंजाम बुरा होगा। रूस पर बैन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो रिजर्व में रखे तेल निकालेंगे और 6 महीने तक 10 लाख बैरल तेल निकालने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो पुतिन का ये कहना है कि उन पर लगे बैन का फायदा रूस को ही मिलेगा। रूस अपनी तकनीक विकसित करेगा और आगे बढ़ाएगा। और लगातार यही जुबानी जंग जो कि अमेरिका और रूस के बीच में दिखाई दे रही है। जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि नरसंहार के लिए पुतिन जिम्मेदार है, लेकिन पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से मदद पहुंचाई गई और इस तरीके के बयान दिए गए तो अंजाम बुरा होगा। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जापान को रूस पर बैन लगाना भारी पड़ गया है। जापान ने रूस से कोयले के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उल्टे उसे गैस की टेंशन हो गई है। क्या है जापान की गैस टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस जापान के बीच घमासान। कोयले को लेकर पुतिन से पंगा लेने को तैयार जापान। जापान का रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। जापान का यह फैसला खुद उसके लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है, क्योंकि कोयले के इंपोर्ट को बंद करने के बाद जापान में बिजली और गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जापान की इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। जापान शुरू से ही यूक्रेन हमले का विरोध कर रहा है।
रूस के खिलाफ बोलता रहा है। अब वो रूस से कोयले के इंपोर्ट को बंद करने का ऐलान कर रहा है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ロシアからの石炭の輸入を禁止いたします。早急に代替策を確保し、段階的に輸入を削減することで、エネルギー分野でのロシアへの依存を低減させます。 जापान को डर सता रहा है कि अगर इस फैसले पर रूस ने पलटवार किया तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर रूस नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर देगा तो जापान की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। असल में यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो जापान कहां पीछे रहने वाला था। अब युद्ध लंबा खिंच रहा है, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। कब खत्म होगा ये भी किसी को पता नहीं। ऐसे में जापान की हालत खराब होती जा रही है। जापान ने रूस पर इंपोर्ट बैन तो लगा दिया, लेकिन तेल और गैस के बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए अब जापान अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। जापान के पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार नहीं है। बताया जा रहा है कि जापान के पास केवल 3 हफ्ते की नेचुरल गैस को रखने की क्षमता है। इसलिए जापान की सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपना स्टॉक जितना जमा कर सकते हूं अभी कर लें, क्योंकि अभी तक जापान को गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई है। इसलिए अभी रिजर्व को भरने का मौका है। दूसरा आदेश ये दिया गया है कि अगर रिजर्व के भरने के बाद भी गैस बचे तो उसे एक्सपोर्ट करने की गलती न करें, बल्कि जापान की ही दूसरी कंपनियों को नेचुरल गैस की सप्लाई कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रिजर्व में रखा जा सके। हालांकि जापान के लिए परेशानी ये भी है कि वहां पर नेचुरल गैस का कुछ इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी होता है। मतलब अगर गैस की सप्लाई ठप होती है तो बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। कोयले के इंपोर्ट पर जापान ने बैन का ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में जापान ने अपना निवेश बनाए रखने का फैसला किया है। एनर्जी सेक्टर की कुछ रूस की कंपनियों में जापान का बड़ा निवेश है। इसके अलावा भी कुछ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जापान की तरफ से किया गया है। 8名の駐日ロシア大使館の外交官および通商代表部職員について国外退去を求めた次第です。 जापान की सरकार की चिंता बढ़ गई है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जापान में कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने हैं। चुनाव में मौजूदा सरकार को जनता से वोट हासिल करना है और वहां की सरकार के सामने चुनौती 2 है। पहले तो ये कि रूस के खिलाफ लोगों में पनप रहे गुस्से का ध्यान रखना है और दूसरी ये कि अपने देश की जरूरतों को किसी भी कीमत पर पूरा करना है। पहली शर्त को ध्यान में रखते हुए जापान की सरकार ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और अब दूसरी शर्त के लिए जापान में खलबली मची है। नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। कल ठाणे की सभा में राज ठाकरे ने तलवार लहराई थी और इसी मामले में अब मुश्किलें बढ़ती हुई राज ठाकरे की मामला दर्ज किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए उसी सभा की है जहां पर उन्होंने मंच पर तलवार लहराई थी और ऐसे में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। कल ठाणे की इसी सभा में राज ठाकरे ने तलवार लहराई थी, जो कि मामला पहुंचा पुलिस में और अब कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले लाउडस्पीकर पर भी चेतावनी दे चुके हैं महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाए उद्धव ठाकरे। ये सख्त चेतावनी राज ठाकरे की तरफ से कुछ दिन पहले दी गई थी और कल भी सभा में यही चेतावनी दोहराई गई थी उनकी तरफ से। और कल ठाणे की इसी सभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर से उद्धव सरकार को मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी। राज ठाकरे ने यह कहा कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरने चाहिए। 3 मई तक ईद है और इसके बाद
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो वो हर दिन मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा बजवाएंगे। ये सख्त चेतावनी कल इसी सभा में दोहराई गई। राज ठाकरे की तरफ से 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 मई तक लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने होंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हनुमान चालीस बजवाएंगे मस्जिदों के बाहर। ये चेतावनी राज ठाकरे की तरफ से। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार को सख्त लहजे में वो कह चुके हैं कि जल्द से जल्द मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाया जाए। और कल जो सभा हुई थी ठाणे में, जहां पर सीधे तौर पर मंच पर तलवार लहराते हुए नजर आए थे, उस मामले में तो उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। तो दूसरी तरफ ये चेतावनी 3 तारखेपर्यंत जर ऐकले नाही तर देशामध्ये जिथे जिथे मशिदी असतील, जिकडे बांग सुरू असेल तिकडे हनुमान चालीसा हे लागलंच पाहिजे, अख्ख्या देशभर लागलं पाहिजे।